हेलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। डिविडेंड, रिजल्ट, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस और फ्यूचर क्या आउटलुक है कोल इंडिया का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड के बारे में बता दूं दोस्तों, ये पिछले साल का फाइनल डिविडेंड है, पिछले फाइनेंशियल ईयर 22 का फाइनल डिविडेंड है, जो कि 3 रुपए का डिविडेंड है और वो कोल इंडिया देने जा रही है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है अगस्त 11, मतलब 11 अगस्त से पहले जिनके पास भी ये स्टॉक है कोल इंडिया का, वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। और ये जो डिविडेंड है इसकी जो पेमेंट है वो भी सितंबर 7 या उसके बाद से शुरू हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही। और अगर आप पिछला फाइनेंशियल ईयर FY22 को देखें तो टोटल 17 रुपए का डिविडेंड जो है कोल इंडिया ने दिया था, 9 रुपए, 5 रुपए और अभी जो 3 रुपए का डिविडेंड है, तो टोटल 17 रुपीज का डिविडेंड है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आपके पास स्टॉक है, समझ लीजिए 170 में है, तो आपकी 10% की यील्ड जा रही है। अगर आपके पास 200 रुपए में स्टॉक है तो आपकी 8.5% की यील्ड जा रही है। तो अलग अलग शेयर प्राइस में आपकी वो यील्ड बन रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट अभी जो इस साल होने वाला है वो है रिजल्ट्स Q1 के, जो कि 10 अगस्त को आने वाले हैं, जो कि बहुत ही करीब है। और अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो इस साल भी, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर भी डिविडेंड का एक अच्छा खासा एक्सपेक्टेशन रह सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े लाया हूं, जो कि Q4, मतलब वही पिछले साल का जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा है उसका मैं डेटा लाया हूं, जहां पर सेल्स बढ़ा है, 30,000 करोड़ का सेल्स है और प्रॉफिट्स आप देखेंगे 6,715 करोड़ के प्रॉफिट हुए हैं। तो हम कंपेयर करेंगे जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो पिछले साल के साथ और Q4 के साथ, तो सब हम कंपेयर करने वाले हैं दोस्तों। अब इस साल ऑलरेडी 4 महीने खत्म हो चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। साल से मेरा मतलब है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो वहां से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कैसा परफॉर्मेंस किया है, और जो बिल्कुल डेटा बता रहे हैं कि कोल इंडिया एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। देखिए, प्रोडक्शन अप्रैल से जुलाई 4 महीने में 207 मिलियन टन का उन्होंने किया है। और यही अप्रैल से जुलाई 2021, पिछले साल, खैर बहुत ही डिस्टर्ब साल था अलग अलग लॉकडाउन के कारण, लेकिन पिछले साल 166.6 मिलियन टन किया था। तो 24% से ऊपर का ग्रोथ है। अब देखिए, जो भी कोयला वो प्रोड्यूस करते हैं तो लगभग 80% कोयला जाता है पावर सेक्टर में। और इस साल दोस्तों आपको पता ही है गर्मी कितनी पड़ी है, पावर डिमांड ऑल टाइम हाई में इस साल रहा है, मार्च महीने से ही गर्मी आ गई है। तो कहीं ना कहीं कोल को इसका फायदा मिलेगा। फिर सप्लाई उन्होंने किया है कि नहीं, तो सप्लाई में भी आपको 19% का ग्रोथ मिलेगा, ठीक है, देखने को मिलेगा। अब जुलाई का जो रिजल्ट है वो तो इस Q1 में नहीं आएंगे, लेकिन जुलाई के डेटा हमारे पास है, जहां पर कोल इंडिया के जो आउटपुट है वहां पर भी 11% का हमको ग्रोथ देखने को मिला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े, पहला है अर्निंग पर शेयर। तो कोल इंडिया की अर्निंग पर शेयर अगर आप देखेंगे 2017-18 में 11.3 था, जो कि अभी 28.17। अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है, मतलब कंपनी जितना भी प्रॉफिट करती है, ठीक है, और कंपनी के पास जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं। मतलब सिंपल, एक शेयर आपको कितनी अर्निंग या प्रॉफिट कमा के दे रहा है। सपोज आपके पास 100 शेयर है, तो आपका हर एक शेयर कितना कोल इंडिया जो है वो कमा के दे रहा है। अगर ईपीएस किसी कंपनी का नेगेटिव हुआ तो फंडामेंटल इन्वेस्टर को समझ जाना है कि कंपनी लॉस कर रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ईपीएस अगर बढ़ता रहे किसी भी कंपनी का तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए। दूसरी चीज है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ROCE का मतलब क्या है कि कंपनी ने जो भी अपने बिजनेस के लिए जो भी उन्होंने खर्चा किया, ठीक है ना, पूरे साल में जो भी खर्चा किया उसमें से कमाया कितना, मतलब टैक्सेस से पहले, इंटरेस्ट से पहले कितना कमाया। तो कोल इंडिया के केस में 19.25 है, जो कि डिसेंट ROCE है। अब हर इन्वेस्टर का अपना ROCE का एक मापदंड होता है। जैसे पर्सनली मैं किसी भी स्टॉक का अगर ROCE 15 से ऊपर हो तो मुझे कंफर्ट होता है, ठीक है। किसी इन्वेस्टर का 20% हो सकता है, किसी इन्वेस्टर का 12% के ऊपर भी हो सकता है, बट एक आइडिया होता है। अगर किसी कंपनी का ROCE 3 हो, 4 हो, तो फिर आपके लिए बहुत रिस्क थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मतलब कंपनी उतना कमा नहीं रही है। तो कोल इंडिया अगर ROCE देखें तो ये बढ़ रहा है, और हमने पिछले 2 साल में अगर देखा है कि ROCE बढ़ा है, बट ये कोविड वाला साल था। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ROCE घटा है। तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के आंकड़े कैसे जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पर हमारा हमेशा फोकस रहता है, और यहां पर मेरे कोर्सेज भी फिनग्रेड में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट फिनग्रेड प्लेटफॉर्म में 50 से ज्यादा कोर्सेज है, टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे, ऑप्शंस, टेक्नो फंडा, फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये सब कोर्सेज हैं और आप
3 दिन के लिए आपके लिए ये फ्री प्लेटफॉर्म है, आप फ्री में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और टोटल 50% का आपको डिस्काउंट है। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है आपके लिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोल इंडिया के प्रॉफिट्स की। तो देखिए 2018-19 में 17,464 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 2021-22 में उसी लेवल पर रहा है। प्रॉफिट घटे हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है जो कोविड के कारण में जो इकोनॉमिक जो गतिविधियां बिल्कुल कम हो गई थी वो। तो प्रॉफिट्स अभी फिलहाल बढ़ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस साल प्रॉफिट और ऊपर जाएंगे। तो अभी का जो Q1 का रिजल्ट है बहुत हद तक हमको वो एक आइडिया देगा कि ये पूरा साल का किस हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं वैल्यूएशन मल्टीपल्स दिखाऊं तो प्राइस टू बुक, ये मई एंड का डेटा है दोस्तों, ये मोतीलाल ओसवाल जो ग्रुप है उनके एनालिसिस है। तो आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक अभी कोल इंडिया का 2.2 के आसपास है, और अगर आप एवरेज प्राइस टू बुक देखें तो 5.2 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर वैल्यूएशन में कंफर्ट है। फिर पीई रेशियो अभी आप देखेंगे तो यही जब स्टॉक प्राइस 180 के पास था, अभी तो शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया है, 210 के आसपास चला गया है, तो तब 5.2 का पीई रेशियो था। तो भी आप देख सकते हैं जो उनका हिस्टोरिकल 10 साल का जो पीई रेशियो है वो भी 11.7 है। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा पीई में भी आपको कंफर्ट देखने को मिल रहा है। ऐसे भी समय आए हैं आप देख सकते हैं जहां पर पी रेशियो 20-21 को भी टच किया हुआ है, लेकिन एवरेज में 10-11 के आसपास है, और अभी आपको पी रेशियो भी 5-6 के आसपास मिल रहा है। तो वैल्यूएशन में भी कोल इंडिया में कंफर्ट देखने को मिल रहा है। अब फ्यूचर में क्या आउटलुक है, तो सबसे पहला कि बिजनेस उनका 700 मिलियन टन करने का है, मतलब कोल का जो प्रोडक्शन है, जो कि और ग्रोथ अगले साल या अगले साल होने की उम्मीद है इस साल के कंपैरिजन में। इनफैक्ट 2024-25 में 1 बिलियन टन कोल का जो पैदावार है वो करने का कोल इंडिया का प्लान है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्लान है जो हम देख सकते हैं। दूसरी चीज है कोल टू केमिकल बिजनेस में भी वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कोल इंडिया पर हम देख सकते हैं, और जहां पर हमको लग रहा है कि जो रिन्यूएबल है, जहां पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, लेकिन रिन्यूएबल और कोल जो थर्मल है कहीं ना कहीं दोनों ही कोएग्जिस्ट करने वाले हैं। जैसे अभी मैंने एनटीपीसी का एनालिसिस कर रहा था तो हमने देखा कि एनटीपीसी भी कोल की नई माइंस जो है वो भी 2 नई माइंस भी खोलने वाली है। तो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल और कोल कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि दोनों एक साथ ही रहने वाले हैं। तो ये बिल्कुल हमको पता चल रहा है। बाकी वीकनेस या रिस्क आप यही देख सकते हैं कि पावर सेक्टर अगर थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो गई तो कोल की डिमांड भी कम होगी। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज है इंटरनेशनल लेवल में कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, और इंडिया में कोल इंडिया का उतना प्राइसेस नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल में अगर कोल के प्राइसेस फिर से अगर थोड़ा सा यहां पर कम होना लग जाए तो फिर कोल इंडिया उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में रखनी है। बट ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग नतीजों की उम्मीद की जा सकती है जो अभी आने वाले हैं। तो हमको वेट करेगा रहेगा Q1 के रिजल्ट्स का, और जरूर डिविडेंड को लेकर भी मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अर्ली फाइनेंशियल आजादी चैनल, और मुझे आप ट्विटर लिंक्डइन में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।